द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने के नज़रिए को शायद बदला है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड 1997 में आई ये किताब आज भी पर्सनल फाइनेंस की सबसे चर्चित किताबों में से एक बनी हुई है। इसकी कहानी दो अलग अलग पिताओं की सोच पर आधारित है। एक गरीब डैड जो शिक्षित और मेहनती तो हैं पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, और दूसरे अमीर डैड जो कम औपचारिक शिक्षा के बावजूद एक सफल उद्यमी बनते हैं। कियोसाकी इसी कॉन्ट्रास्ट से, इसी विरोधाभास से अपनी बातें रखते हैं। तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है, क्या रिच डैड पुअर डैड वाकई में आर्थिक आज़ादी के लिए क्रांतिकारी सोच देती है, या फिर ये असल दुनिया की जो जटिल वित्तीय सच्चाइयाँ हैं उन्हें खतरनाक हद तक आसान बना देती है। और ये सवाल किताब और उसकी जो समीक्षाएं उन्हीं से उभरता है। मेरा मानना है कि ये किताब सोच में एक ज़रूरी और एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाती है, जो वित्तीय स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। और मैं ये कहूँगा कि प्रेरणा देने के बावजूद ये किताब ज़रूरी वित्तीय हकीकतों को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई करती है, और इसमें व्यावहारिक मार्गदर्शन की काफ़ी कमी है जो पाठकों को गुमराह भी कर सकती है। देखिए, मेरे विचार में रिच डैड पुअर डैड की असली ताकत इसके जो बिल्कुल बुनियादी कोर आइडियाज़ हैं उनमें छिपी है। ये इस बात पर जोर देती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज के बीच का वो अहम फर्क समझाती है जो बहुत से लोग नहीं समझते। सीधा सा फंडा, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। और सबसे जरूरी बात, ये फॉर्मल एजुकेशन, हमारी जो औपचारिक पढ़ाई है, उससे आगे बढ़कर वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ के महत्व को उजागर करती है। अब सोचिए, स्कूलों में हमें इतिहास, भूगोल सब पढ़ाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, टैक्स कैसे बचाए जा सकते हैं, ये सब कहाँ सिखाया जाता है? अब देखिए, किताब का सबसे मशहूर सबक, संपत्ति खरीदो, देनदारियां कम करो, सुनने में भले ही आसान लगे, पर अनगिनत लोगों के लिए ये एक आंखें खोलने वाला मोमेंट होता है। ये लोगों को अपनी खर्च करने की आदतों पर, अपनी खरीदी हुई चीजों पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। क्या आपका घर वाकई संपत्ति है, या फिर उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस के बोझ तले वो एक देनदारी बन गया है? ये किताब सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करने पर भी जोर देती है। यानी ऐसे स्किल सीखिए जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन, जो लंबे समय में पैसा बनाने में मदद करे। और जिस कहानी वाले अंदाज में, बिल्कुल सरल भाषा में ये बातें कही गई हैं, वो इसे उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बनाता है जिन्होंने पहले कभी फाइनेंस के बारे में सोचा भी नहीं था। भारत जैसे देशों में इसकी जो लोकप्रियता है वो ये दिखाती है कि ये हमारी पारंपरिक सोच, खूब पढ़ो, अच्छी सेफ नौकरी पाओ, उसको चैलेंज करती है और लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने या निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। यही सोच का बदलाव तो है वित्तीय स्वतंत्रता का पहला और सबसे अहम कदम। लोगों को पैसे के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर किया है। कियोसाकी का कहानी सुनाने का तरीका और वो दो पिताओं वाला कॉन्सेप्ट, वो इन विचारों को यादगार भी बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। पर मैं इसे जरा अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा तर्क ये है कि इसकी यही अत्यधिक सरलता, जो आप कह रहे हैं कि इसकी ताकत है, असल में वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। असल में किताब ये तो बताती है कि क्या सोचना है, अमीर डैड की तरह कैसे सोचना है, पर कैसे करना है इस पर लगभग चुप है। ये मानसिकता बदलने की बात तो करती है, बिल्कुल, लेकिन निवेश असल में कैसे करें, एक कामयाब बिजनेस कैसे खड़ा करें, या टैक्स के जो नियम कायदे हैं उन्हें प्रैक्टिकली कैसे समझें, इसके लिए कोई ठोस व्यावहारिक कदम, एक्शनेबल स्टेप्स नहीं बताती है। मिसाल के तौर पर वो संपत्ति और देनदारी की परिभाषाएं ही ले लीजिए, बहुत बुनियादी हैं और असल दुनिया की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, पेचीदगियां हैं, उनको अनदेखा करती हैं। क्या हर खरीदा हुआ घर संपत्ति है? तब भी जब उसकी भारी ईएमआई और रखरखाव का खर्च आपकी जेब खाली कर रहा हो, या मान लीजिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, क्या वो हमेशा संपत्ति होता है? उसका मूल्य तो गिर भी सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है ना? तो जो आलोचक हैं वो सही कहते हैं कि ये जटिल वित्तीय वास्तविकताओं को बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सरल बना देती है।
सिर्फ सोच बदल लेना काफी नहीं होता अगर आपके पास उसे अमल में लाने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सही रणनीति और ज्ञान ही ना हो। ये सरलीकरण लोगों को, आप कह सकते हैं, आधी अधूरी समझ के साथ छोड़ सकता है, या इससे भी बुरा, उन्हें बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे वित्तीय फैसले लेने के लिए उकसा सकता है। हाँ, प्रेरणा जरूरी है बिल्कुल, पर बिना ठोस आधार के, बिना प्रैक्टिकल गाइडेंस के ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। आपने सरलता की बात उठाई और मेरा मानना है कि यही सरलता तो इसे इतनी असरदार बनाती है। जरा सोचिए, जटिल वित्तीय सिद्धांत जो शायद सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स की समझ में आते, उन्हें ये किताब आम आदमी की भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से सामने रखती है। उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी बैलेंस शीट या कैश फ्लो के बारे में सोचा ही नहीं था, उनके लिए ये किताब एक चिंगारी का काम करती है। ये सोचने का एक नया दरवाज़ा खुलती है जो आगे और गहराई से सीखने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आप इसे एक नींव कह सकती हैं, फाउंडेशन। हाँ बिल्कुल, इमारत बनाने के लिए और सामान चाहिए होगा, लेकिन नींव तो यही रखती है। ये पहली सीढ़ी है। लाखों लोगों के लिए ये किताब ही फाइनेंशियल लिटरेसी की दुनिया में पहला कदम रही है। इसने उन्हें महीने की तनख्वाह से महीने की तनख्वाह वाली सोच से बाहर निकालकर निवेश और संपत्ति बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। क्या ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं कि ये पहला कदम है, पर मुझे यहाँ एक अलग दृष्टिकोण रखने दीजिए। क्या ये सरलता एक तरह का पर्दा नहीं डाल देती उन जोखिमों पर, उन रिस्क्स पर जो असल दुनिया में मौजूद हैं? असल जिंदगी का फाइनेंस बाजार के उतार चढ़ाव, बदलते नियमों, टैक्स की बारीकियों और अनप्रेडिक्टेबल घटनाओं से भरा पड़ा है। किताब इन सब का जिक्र आप कहेंगे ना के बराबर करती है। तो क्या ये नींव इतनी कमजोर नहीं कि इस पर बनी इमारत कभी भी ढह सकती है? सिर्फ ये कह देना कि संपत्ति खरीदो काफी नहीं है। कौन सी संपत्ति, किस कीमत पर खरीदनी है, उसको खरीदने का पैसा कहां से आएगा, उसका जोखिम कैसे मैनेज होगा, इन कैसे वाले सवालों के जवाब दिए बिना क्या ये सरलता भ्रामक और खतरनाक नहीं बन जाती? ये लोगों को कॉन्फिडेंस तो दे सकती है बिल्कुल, पर क्या ये उन्हें वो काबिलियत भी देती है उन जटिल फैसलों को लेने की जो असल में पैसा बनाने के लिए जरूरी है? मुझे इसमें संदेह है। जानती हूँ परिभाषा सरल है, पर इसका असर गहरा है। ये पहली बार लोगों को अपने खर्चों और खरीदारी को गंभीरता से, मतलब क्रिटिकली जांचने पर मजबूर करता है। ये उस आम धारणा को सीधी चुनौती देता है कि आपका घर हमेशा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सिखाता है कि अगर घर की ईएमआई और रख-रखाव आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, तो वित्तीय नजरिए से वो एक देनदारी भी हो सकती है, भले ही आप उसमें रह रहे हों। ये संपत्ति खरीदें, देनदारियों से बचें वाला जो मंत्र है, ये लोगों के पैसे से जुड़े बर्ताव को, उनके फाइनेंशियल बिहेवियर को बदलने की ताकत रखता है। सोच में ये बुनियादी बदलाव लाना ही तो इसका एक मुख्य मकसद है। ये एक फ्रेमवर्क देता है, एक सोचने का तरीका, अपने फैसलों को परखने का। ये तर्क सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या आपने सोचा है कि ये परिभाषाएं असल में कितनी सीमित हैं? हाँ, ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये उन्हें इस लायक बनाती हैं कि वो वाकई में एक अच्छी संपत्ति या एक अच्छे निवेश के मौके को पहचान सके और उसका सही मूल्यांकन, मतलब वैल्यूएशन कर सकें? किताब ये नहीं बताती कि अलग-अलग तरह की संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड या अपना बिजनेस, इनका विश्लेषण कैसे करें, इनमें छुपे हुए जोखिम क्या हैं या कैश फ्लो का प्रबंधन कैसे करें। इस व्यवहारिक ज्ञान के बिना एक आम पाठक कैसे जानेगा कि कौन सी चीज जिसे वो संपत्ति समझकर खरीद रहा है वाकई उसके लिए पैसा बनाएगी और कौन सी एक छुपी हुई देनदारी बनकर उसके आर्थिक बोझ को और बढ़ा देगी। यहाँ पर यह सरलीकरण मुझे तो अपर्याप्त और शायद नुकसानदेह भी लगता है। बिना मूल्यांकन के संपत्ति खरीदना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है कि नहीं? मैं मानती हूँ कि किताब हर एक बारीकी नहीं बताती, हर कैसे का जवाब नहीं देती, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान, मैं फिर कहूँगी, लोगों की मानसिकता बदलना है। पैसे से जुड़े डर और लालच जैसी भावनाओं पर काबू पाना सिखाना, जो अक्सर हमारे गलत वित्तीय फैसलों की जड़ होती हैं। पैसे को कमी के नजरिए से देखने के बजाय अवसर के रूप में देखना सिखाना। और ये जो विचार है, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो, अरे ये लंबे समय में धन बनाने के लिए कितना जरूरी है। ये लोगों को उन कौशलों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है जैसे बिक्री, मार्केटिंग, बातचीत,
लोगों को समझना जो उन्हें सिर्फ एक नौकरी पेशा कर्मचारी बने रहने से आगे ले जा सकते हैं, एक उद्यमी या निवेशक बना सकते हैं। यही बदली हुई मानसिकता तो है जो लोगों को आगे बढ़ने और ज्यादा सीखने और खुद जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। ये उन्हें अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाती है, एम्पावर करती है। प्रेरणा बेशक जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। लेकिन बिना स्पष्ट दिशा के, बिना क्लियर डायरेक्शन के, यही प्रेरणा हताशा में भी बदल सकती है, फ्रस्ट्रेशन में। सोचिए, आपने किसी को पहाड़ चढ़ने के लिए प्रेरित तो कर दिया, उसे जोश दिला दिया, पर उसे ना तो नक्शा दिया, न जरूरी सामान दिया, ना ही ये बताया कि रास्ते में क्या खतरे आ सकते हैं, कहाँ खाई है, कहाँ बर्फ गिर सकती है। तो क्या होगा? मानसिकता बदलने के बाद पाठक क्या करे? किताब ये नहीं बताती कि कौन से खास हुनर किस तरह के वित्तीय लक्ष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, या अलग अलग निवेश के विकल्पों का मूल्यांकन कैसे करें, उनमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे देखें, या एक सफल बिजनेस प्लान क्या होता है, उसमें क्या क्या देखना चाहिए। ये कैसे करें वाली जो कमी है, ये एक बहुत बड़ी चूक है। ये लोगों को, मुझे लगता है, अधूरी तैयारी के साथ वित्तीय जोखिमों के मैदान में उतारने जैसा है। मैं माफी चाहता हूं, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि सिर्फ मानसिकता बदल लेना ही काफी है, खासकर जब आपकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो। एक्शन प्लान भी तो चाहिए। अब जरा भारत में इसकी प्रासंगिकता की बात करें। ये किताब भारत जैसे समाज के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां परंपरागत रूप से आप देखिए सुरक्षित सरकारी या बड़ी कंपनी की नौकरी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिसे कियोसाकी गरीब डैड की मानसिकता कहते हैं, वो रैट रेस वाली सोच। ये उस गहरी जमी हुई सोच को चुनौती देती है। ये आर्थिक आज़ादी, अपना काम शुरू करने यानी उद्यमिता और निवेश करने जैसे विचारों से परिचय कराती है, जो हमारे स्कूलों में या अक्सर घरों में भी नहीं सिखाए जाते। आप देखिए, भारत में इसकी इतनी ज्यादा बिक्री, खासतौर पर युवाओं और नौकरी पेशा लोगों के बीच, ये इस बात का साफ सबूत है कि ये एक अहम जरूरत को पूरा कर रही है। ये लोगों को उस पारंपरिक रैट रेस से बाहर निकलकर सोचने के लिए उकसा रही है, एक उम्मीद दे रही है। हाँ, ये बात तो है कि ये किताब भारत में बहुत से लोगों को अपील करती है, खासकर उन्हें जो पारंपरिक नौकरी वाले रास्ते से संतुष्ट नहीं है और कुछ अलग करना चाहते हैं। ये उन्हें अपनी ओर खींचती है, बिल्कुल। लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए, क्या इसका जो अमेरिकी केंद्रित उद्यमी वाला नजरिया है, वो हर संदर्भ में, खासतौर पर भारत की जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक सच्चाइयां हैं, उनमें पूरी तरह से लागू होता है? क्या ये किताब सिर्फ व्यक्तिगत सोच बदलने पर ध्यान केंद्रित करके उन व्यवस्थागत बाधाओं, सिस्टमिक बैरियर्स या पूंजी तक पहुंच में जो असमानता है, या स्थानीय बाजार की उन वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर देती, जिनसे एक आम भारतीय उद्यमी या निवेशक को रोज जूझना पड़ता है? यहां भी वही बात आती है, वो सरलीकरण एक सीमा बन जाता है। प्रेरणा देना अच्छी बात है, पर क्या ये समाधान देने के बजाय सिर्फ एक अमेरिकन ड्रीम का भारतीय संस्करण बेच रही है, जो शायद हर किसी के लिए हकीकत ना बन पाए? क्या ये जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर नहीं है? ये सवाल उठाना भी जरूरी है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा नजरिया यही है कि रिच डैड पुअर डैड सोच बदलने का एक बेहद कीमती अमूल्य औजार है। ये पाठकों को वित्तीय शिक्षा हासिल करने और संपत्ति बनाने को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी सीख जो हमारी औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर नदारत रहती है, मिसिंग है। हाँ, ये सच है कि इसके बाद और ज्यादा गहराई से सीखने और ठोस रणनीतियां बनाने की जरूरत है। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, पर ये उस दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। इसकी असली ताकत उसी क्रांतिकारी सोच में है जो ये जगाती है। दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा, मेरा मानना है कि प्रेरणादायक होने के बावजूद किताब की सरलता कई बार सतहीपन की हद तक पहुंच जाती है। इसमें असल दुनिया के जटिल वित्तीय माहौल में रास्ता बनाने के लिए, नेविगेट करने के लिए जो जरूरी व्यावहारिक गहराई और ठोस कदम चाहिए, उनका अभाव है। पाठकों को इसकी सीमाओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए और इसे वित्तीय ज्ञान की यात्रा की शुरुआत समझना चाहिए, न कि मंजिल। सिर्फ मानसिकता के भरोसे रहना और ठोस योजना और ज्ञान की उपेक्षा करना रिस्की हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि इस किताब को पढ़ने के बाद और ज्यादा विस्तृत और बारीकियों से भरे मार्गदर्शन की तलाश करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल साफ है कि इस बेहद प्रभावशाली किताब के असर और इसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर अलग-अलग और मजबूत विचार मौजूद हैं।
ये सोच बदलने में तो शक्तिशाली है, पर क्या ये काफी व्यवहारिक सलाह देती है? ये सवाल बना रहता है। हाँ, और इन दोनों नज़रियों पर गौर करना, किताब के जो क्रांतिकारी विचार हैं उनकी सराहना करना, और साथ ही उसकी जो संभावित कमियां हैं और सरलीकरण के खतरे हैं उनको समझना, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम श्रोताओं को भी यही सलाह देंगे कि वे स्रोत सामग्री, चाहे वो किताब की समीक्षाएं हों या खुद किताब, उस पर दोबारा नज़र डालें और इस अहम विषय पर अपनी एक बैलेंस समझ विकसित करें। जरा रुकिए, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए और कमेंट में बताइए आपको अगला कौन सी किताब का रिव्यू चाहिए। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।